देखो चाहे छोटे, मास्टर से बेइज्जती किया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से बोलना बेटा। 150। 1917 1917 रूसी क्रांति 1917 हुई थी। 1905 दो क्रांति हुई थी, मेन जो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, देखिएगा। नहीं, रूसी क्रांति आप जब भी इतिहास में देखोगे ना बेटे तो 1917 आएगा। 1905 एक स्टार्टिंग था, लेकिन मेन 1917 में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पे थे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जी बेटा आज खत्म करना है आप लोग बस। अरे हिटलर है तो हिटलर को मार दो, कुछ खुम भी करो यार, कमाल हो गया तुम लोग। बिल्कुल बेटे, किसमें? हिस्ट्री में, नो प्रॉब्लम। देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था अच्छी तरह से, ठीक है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मैंने कल भी आपको बताया था। हमारे इस यूनिवर्स में एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे मैं बताऊं, सूरज से जो रोशनी आती है वो लाइट एनर्जी के रूप में आती है। उस लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कहीं कन्वर्ट किया जाता है, कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहां पर हम इस बल्ब को, ये ट्यूब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और उससे वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में, तो हर एक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। या तो अपने, अगर वो कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही तो अपने आप में रह गई, और नहीं तो अगर आप कहोगे अगर खुद के बाद उसका क्या होगा तो चेंज होगा किसी दूसरे फॉर्म में, लेकिन खत्म कभी नहीं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। When a body is released from a height, then the potential energy of the body is gradually transformed into a kinetic energy. आप तीसरे, बेटा आपका तो है भी तीसरा माला, तीसरे माले पे है ना, कोई उत्पाती बालक लो और वहां से छोड़ दो, तो जब आपने पकड़ा था तो वो पोटेंशियल था, छोड़ते ही काइनेटिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? गिरते ही पराठा जी फट करके पूरा है ना खोपड़ी फूट जाएगी। When a body is thrown upward, ऊपर से नीचे तो बिल्कुल पोटेंशियल काइनेटिक में बदला, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक पोटेंशियल बदल जाएगा। क्लियर है? ओके। एनर्जी ट्रांसफॉर्म एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहां पन बिजली बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है देखिएगा। At a hydroelectric powerhouse, the potential energy of water is transformed into kinetic energy. ऊंचाई से पानी नीचे गिराई जाती है, तो ऊंचाई पर पानी पोटेंशियल एनर्जी में था, गिरते ही काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन घुमाया। क्या बेटा डोले नाप रहे हो? अच्छा, कम है। जैसे टरबाइन घूमेगा तो वो तो उसका अलग है। टरबाइन क्या हुआ? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। टरबाइन का घूमना एक यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, और टरबाइन पंखी जो घूमती है तो उससे फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां जो समझाना था वो बताऊं। अगर मान लीजिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो डैम में ऊपर पानी होता है, वहां से छोड़ते हैं तो वहां से हाइट से नीचे गिरती है, तो वहां हाइट पर तो पोटेंशियल में था, नीचे गिरेगी तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आगे चलिए। At a hydroelectric powerhouse, the potential energy of water is transformed into kinetic energy. तो क्लियर है? Energy transformed at a thermal powerhouse. ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेंटर में, पावर हाउस में, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? थर्मल पावर स्टेशन। आपको पता है थर्मल पावर स्टेशन किस तरह काम करता है? जहां कोयले को जला के बिजली बनाई जाती है, और आपको पता है कैसे बनाई जाती है? बताओ मनोज।
थर्मल, आप लोगों को बताया तो रखा है, याद है आप लोगों? हमें नहीं बताया हुआ है। तो कोयले को जला करके वाटर के, हाँ बोलो ना फिर। नहीं नहीं, ऐसा बेटा वो अधूरा है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोयले को जला करके ना बॉयलर होते हैं, पानी के बॉयलर, वाटर के, वो पानी गर्म होता है, ठीक है। कोयले को झोंकेंगे, भट्टी जली हुई है, ऊपर बॉयलर लगे हुए हैं, उस हीट से बॉयलर का पानी गर्म होता है, और बॉयलर का पानी जब गर्म होगा तो स्टीम बनेगा, भाप, और उस भाप से आगे टरबाइन घूमती है, फिर बिजली बनता है। समझ में बात? अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अ थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, कोल के अंदर केमिकल एनर्जी है, केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन, कोल के अंदर केमिकल है ना, वो केमिकल एनर्जी कैसे, कोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और आपको पता है कि एक इग्निशन टेम्परेचर तो पहुंचेगा ही वहां पे, तो केमिकल एनर्जी जो होगी कोल की चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। कोयले का जलना मतलब क्या है, केमिकल का हीट में कन्वर्ट होना। कोयला अगर ऐसे रखा है तो उसके अंदर एक अपना केमिकल एनर्जी है, मींस पोटेंशियल एनर्जी। आप उसको जलाओगे तो केमिकल हीट एनर्जी में बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, बिल्कुल। तो which is further converted into kinetic energy and electrical energy। और भी अच्छे से बताते हैं, one of the important characteristics of energy is that it can be transformed from one form to another। ये क्लियर रखिएगा दिमाग में, कभी भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये प्रकृति का नियम है जी, यूजिंग, हाँ, लॉ ऑफ एनर्जी। 9th में ही पढ़ाया होगा शायद, याद आ रहा है मेरे, केमिस्ट्री में ही होगा। मत केमिस्ट्री फिजिक्स बोलो यार, मैं एक्साइटेड हूँ 10वीं क्लास में आप लोगों को पढ़ाने के लिए, शायद कोई बच्चा दिख भी जाए मेरे को, ये ना हो कि 1-2 बच्चे ही दिखे। चलिए सौभाग्य प्रदान करें हमें 10वीं में। मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगा, अभी जैसे आप लोग का है ना, अभी तो बर्डन ज्यादा है, तो पेपर आ गया, बेटे हमारी भी सुन लीजिए, फीस आती है आपकी। मैं ये कह रहा था, आप लोगों को लखवीर सिंह जैसे पढ़ाऊंगा भी 10th में ना, आप लोग शुरू से ही क्या करना, उसके नोट्स लिखना जो मैं पढ़ाऊंगा, जो ब्रॉड लाइन में होता है ना, बस आपको वो लिख करके अपने नोटबुक। मैं कह रहा हूँ ना, आप चाहे मैं चैप्टर कराऊं या नहीं कराऊं, आप अपना वो नोटबुक कंप्लीट रखना, ठीक है। और मैं तो चैप्टर कराऊं क्योंकि आपको पता है कि एक चैप्टर पढ़ाने में टाइम भी लगेगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाएंगे भी आपको। जब मैं पूरा लखवीर सिंह से करा दूंगा, एनसीईआरटी तो मैं देखूंगा भी नहीं है क्या, ठीक है, टेस्ट आपका एनसीईआरटी से ले लेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद पता चलेगा ना आपने क्या पढ़ा। पीडीएफ में पूरी तीनों बुक मेरे पास है पहले से, आप लोग की बुक्स ठीक है आ जाएगी, हाँ एनसीईआरटी। और याद रखिएगा 10th में पढ़ाएंगे लखवीर सिंह से, टेस्ट होगा आपका एनसीईआरटी, और जैसे एनसीईआरटी से दे दिया, सीधे 10 ईयर में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर पे आए, चैप्टर वाइज सब 10 ईयर हमारे पास अभी से रखा हुआ है, सीधे विद सॉल्यूशन उसको डिस्कस किया जाएगा, आपको पहले दिया जाएगा बनाने के लिए, आपसे बनता है कि नहीं, और फिर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटे लोहे को सोना बनाना है तो प्रोसेस तो लंबा लगेगा। चलिए देखते हैं, यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। अब क्या है कि एक तो प्रकृति में खुद कन्वर्ट होता है, सन की लाइट है, सन की लाइट कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा अगर मान लीजिए सन की लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो एक कन्वर्टर हम लगाते हैं ना, सोलर पैनल एक कन्वर्टर है, वो क्या करता है, सोलर एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इक्विपमेंट हैं जो एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिनको कन्वर्टर कहते हैं। अब हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है वो देखते हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ we make use of many appliances or machines which convert or transform, convert करना या transform करना बात एक ही है, one form of energy into another form, like electric motor, electric generator। ये जो 2-3 लाइन दिख रही है ना, हर साल
मतलब कि 10 ईयर किसी भी पीसीएस का उठा के देखिए, ये छोटे मोटे पेपर का कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक कोई एग्जांपल दे देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर, आप जो मोटर यूज करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का मोटर यूज करें, जैसे हम लोग पानी का ही मोटर समझ ले जो पानी टंकी चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो शादी विवाह में जनरेटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडियो, स्टीम इंजन, कार इंजन, सेल जो बैटरी होती है, गैस स्टोव, सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल, ये सारे के सारे किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं आपके पेपर में आएगा, इसमें भी आएगा, याद रखिएगा इस बात को, ध्यान देंगे। अब सबका मैं आपको बताते जाता हूं। इलेक्ट्रिक मोटर, आप क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट को है ना जोड़ करके अपने से रखो, बिल्कुल समझ में आएगा, साइंटिफिक वे में ज्यादा नहीं लेके चल रहा है। मोटर कैसे चलता है, बिजली का करंट देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, करंट मिला उसको, वो घूमने लगा, घूमना मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है। दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन, आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में, आयरन गर्म हो जाता है जो प्रेस होता है आपका। इलेक्ट्रिक बल्ब, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, वो पहले हीट में कन्वर्ट, हीट एनर्जी में कन्वर्ट, और फिर हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना। रेडियो, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, याद रखिएगा रेडियो में या तो आप जो सेल लगाते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेडियो एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जैसे मैं आपको बताता हूं। जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहां से जब उन सारे इंस्ट्रूमेंट बिजली पे चलता है, ठीक है, फिर वहां से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है, मूव करना काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो एक जगह जा करके, और आपका क्या होगा, वो जो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी तो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप कैच करते हैं। तो रेडियो में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सबसे लास्ट में क्या आता है, साउंड ही तो आता है, लता मंगेशकर के गाने, मर गई दादी जी। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन में वही है, आपने क्या दिया, हीट एनर्जी, स्टीम बनाने के लिए क्या किया, आप अगर थर्मल पावर स्टेशन की बात करो तो आपने कोयला जलाया तो हीट एनर्जी दिया, और उसके बाद क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी जो भी कर सकते हैं। मैं आपको और समझाता हूं, पहले है ना कोयले से स्टीम से चलने वाले इंजन होते थे, ट्रेन चलती थी ना, तो क्या करते, कोयला, गदर मूवी देखिए आप लोग, गदर सनी देओल की, कोयला झोंकते हैं, तो कोयला झोंकने के बाद क्या, आपको पता है जर्मनी से ट्रेन आई थी इंजन, हाँ फिल्म की शूटिंग के लिए, ये एक थोड़ा अलग सा नॉलेज था, वो बताते रहना चाहिए। तो कोयला झोंकने के बाद क्या होता है कि वो भाप क्रिएट होता है वहां पे, स्टीम, और उस स्टीम से क्या होता है, आप काइनेटिक एनर्जी कहो या मैकेनिकल, घूमने मूवमेंट हो रही है ट्रेन में तो आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और वहां पे वो जो घूमता है ना, इंजन ऐसे घूमती है ना इस तरह से, वो पहियों में ऐसे लगा होता है इस तरह मूविंग के लिए, तो आप काइनेटिक कहो या मैकेनिकल। कार की बात करें, कार में होता है केमिकल एनर्जी, क्यों, क्योंकि पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल में केमिकल है, ठीक है। उसके बाद उसको जब स्पार्क देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्पार्क, तो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं, वो गर्र, ऐसा तो होता भी नहीं आजकल, तो अच्छा म्यूजिक निकलता है। पुराने जमाने में वो जो नहीं होता था, क्या कहते हैं, जीप उप, पुलिस वाली जीप होती थी, तो स्टार्ट करें इस तरह, ऐसा साउंड नहीं निकलता। अब तो स्टार्ट करती म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाता है, मैं कभी कभी कार में बैठा हूँ किसी के, जी वही सेल्फ कैमरा, बटन दाबते ही सारा म्यूजिक लाइट जल गया, पीछे आके कैमरा भी दिख रहा है, खर्चा करना पड़ता है। तो कार इंजन में लाडो क्या होता है, पहले केमिकल एनर्जी पेट्रोल है, आपने जैसे ही बटन दबाया या स्टार्ट किया, या मान लीजिए स्कूटर पे देख किक पे किक मारे जा रहे हैं, तो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आप वो किक करते हैं, या वो जो आप स्टार्ट करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको सेल्फ बटन दबाते हैं, मतलब उस केमिकल को, पेट्रोल को आप उतनी हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट एनर्जी दिए, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मूव हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। सेल और बैटरी केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। गैस स्टोव केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि पता ही है आपको, पेट्रोल जो भी होगा, पेट्रोल क्यों होगा, एलपीजी सॉरी, वो हीट एनर्जी में बदल जाएगा। सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर में उसको सन से लाइट मिलेगी, तो सोलर माने लाइट एनर्जी लेगा और हीट एनर्जी देगा,
ठीक है। सोलर सेल में लाइट एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा, याद रखिएगा ये सर। जी बोलिए। कार्बन होता है उसमें, देखिए पेट्रोल में, कोल में, ठीक है, डीजल में, कैरोसिन में, सब में कार्बन कंटेंट ही होता है, ठीक है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि होता क्या है ना कि पर यूनिट जैसे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, किसी भी तरह से, तो पर यूनिट में उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, मतलब जलने के बाद वो कितना टेम्परेचर देगा, ठीक है। याद रखिएगा पेट्रोल डीजल का ज्यादा नहीं होता, केरोसिन का बहुत ज्यादा होता है, आपको पता ही है। क्योंकि आप केरोसिन को, अब जैसे मैं कहूं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कोई कि आप केरोसिन को क्यों नहीं बेटे आप बाइक में डाल के चला सकते हैं, बेटे वो है ना टैंक फट जाएगा, क्योंकि है ना उसका बहुत माने कि ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। पेट्रोल धीरे धीरे जलता भी है तो उसकी उतनी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, सीधे ब्लास्ट हो जाए सब, और उसको उतना टेम्परेचर भी नहीं दिया जाता। अब मैं आपको बताऊं एक चीज और, पहले जमाने के क्या होते, जो व्हीकल्स होते थे, जीप उप जो होता था पुलिस वाला, तो उसमें क्या होता था ना, जैसे जीप बहुत दूर चली ना तो फिर उसको कार्बोरेटर होता है उसमें पानी डालना पड़ता था ठंडा करने के लिए, नहीं तो ज्यादा हीट हो जाएगा इंजन ना, तो इंजन में जो आपने जो पेट्रोल टैंक में जो रख रखा है उसमें ब्लास्ट कर फट सकता है। लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि अभी आपको वही पढ़ा ही रहे हैं कि वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। आप किसी हीट एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी में भेज भी रहे हो तो दोनों के तरफ का एनर्जी है ना, बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी के कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान थोड़ी सी मात्रा भी एनर्जी की नहीं खत्म होती, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। यही लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे देखिएगा, इन अदर वर्ड व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देयर इज नो लॉस और गेन। याद रखिएगा, ना लॉस होगा ना गेन होगा, ना तो लॉस ना तो गेन, कांस्टेंट रहेगा। gain of energy, the total energy before and after transformation remains the same. Another definition of the law of conservation of energy is that energy can neither be created nor be destroyed. ना तो उसको बना सकते हैं ना आप उसको खत्म कर सकते हैं। बनाने का मतलब बेटा ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक्स्ट्रा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, और डिस्ट्रॉय मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कभी खत्म भी नहीं होगा। आपकी आज्ञा हो तो पानी पी ले क्या, क्योंकि ये भी बस होने वाला है, और पता नहीं वो जाते ही। देखिए एक चीज, ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर सम एनर्जी मे बी वेस्टेड, ठीक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि एनर्जी के कन्वर्जन के दौरान हो सकता है कि थोड़ी एनर्जी का लॉस हो भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। देख रहे हैं ना, आप बिजली के बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो सीधे पूरा का पूरा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब को जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, वो उतना का उतना लाइट नहीं देता। हीट में ज्यादा से ज्यादा बिजली खर्च हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और फिर हीट एनर्जी फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। Then some electrical energy is wasted in the form of heat, although some energy may be wasted during conversion, but the total energy of the system remains the same. लेकिन यहाँ पर एक चीज कन्वर्जेशन इसलिए माना जाएगा कांस्टेंट क्योंकि वो एनर्जी कहीं खत्म नहीं, वो भी इसी प्रोसेस में आई है। इस लाइट को बनाने में ही वो हीट एनर्जी जनरेट हुई है, इसलिए हम उसको वेस्टेड नहीं मानेंगे। फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। कराएंगे भाई।
आप जो साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, यही सीवी रमन ने भी अपने बचपन में यही पढ़ा होगा, सब लोग ने यही पढ़ा होगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के उन्होंने अपना क्या कॉन्सेप्ट बनाया वो बात है। इसीलिए तो इस स्कूल के एजुकेशन सिस्टम पे मुझे गुस्सा आता है। बच्चों के दिमाग को है ना, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप उनको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। सोचने का, सेल्फ स्टडी का मौका नहीं देते। 5-5 चीज ले लिए अचानक से। अब तो क्या सेल्फ स्टडी करेगा? एसएसटी वाले टीचर ना बीच में कोई डाउट नहीं तो। और आपको पता है, मैं ये मान के ही चलता हूँ ना, आप स्कूल में एक्सेलेंस में पढ़े या कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़े, ठीक है ना, मैं मान के चलता हूँ कि आपके टीचर ने आपको कुछ नहीं कराया, मैं ये मान के चलता हूँ, उसी हिसाब से मैं सब कुछ कराऊंगा मेरे को, ठीक है ना। और मुझे चलो ठीक है, मैंने करा भी दिया, वो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, अब देखो उसका पेपर का टाइम है, बेचारी वो लिखे जा रही है, 10वीं का पेपर है, मास्टर अभी भी नहीं मान रहा, कहेगा कॉपी पूरी कर, ये कर वो कर, अगले का बेचारे के जान निकला हुआ है। 12वीं के पेपर का, हाँ तुम लोग का पेपर तो डेट ही फाइनल पेपर आ गया, और अभी भी देखो कॉपी कंप्लीट इतना काम करा दिया। प्रोजेक्ट भी अरे अभी मेरे संस्कृत की एसएसटी के प्रोजेक्ट की बात की, इंग्लिश के। अच्छा आप एक बात सोचिए, कि आपको लगता है टीचर इसमें खुश होता है? टीचर के ऊपर है नहीं, सिस्टम का दबाव है। टीचर का तो कुछ नहीं होता, टीचर तो कहते बेटा बस याद करके मुझे सुना दो और टेस्ट दे दो, बस खत्म। हमारे तो कुछ नहीं, जब सुबह आते रहते क्लास में भी 10 मिनट बाद आता है। नहीं सर ये तो है, हमारे स्कूल में डिसिप्लिन नहीं करता। आज हमारी क्लास में एक टीचर नहीं आई थी। बेटे मैं एक बात बताऊं मानसू, पता नहीं आप क्या कहो, किसी आपके स्कूल का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कभी आपके टीचरों की बड़ाई नहीं करते। पहला बोलेंगे पेड़ा है, दूसरा बोलेंगे एड़ा है, एड़े भी उतने और पेड़े भी उतने। पता नहीं आपको कैसे टीचर से मिले, भगवान करे सबको ऐसा टीचर मिले। वो बच्चे अच्छे नहीं होते। मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ। हमारी क्लास में आज क्या हुआ था, अब टीचर मीटिंग में चली गई नीशू मैम, हिंदी की टीचर। सुबह सुबह हमारी क्लास उसकी वजह से मैम ने ले ली, सुबह सुबह क्लास आते ही सबसे पहले जी, क्योंकि एक हमारा एब्सेंट क्लियर था, उन्होंने उसमें क्लास लिया, फिर उन्होंने मीटिंग अटेंड करने चली गई। एक साथ बहुत ज्यादा बोल लेती है ना, तो गुड टैलेंट। और मीटिंग अटेंड करने चली गई ना, अरे पूरी क्लास में इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, बस फिर 10 मिनट के बाद दूसरी टीचर को आना पड़ा। और पता फिर भी सारे बच्चे, फिर अब कोई बाहर से आ जाए सब कहेंगे टीचर ही होती है पढ़ाती है। हमारे मैथ वाले अच्छे सिर्फ जो एसकेएस है, अब जो टीचर मतलब टीचर नहीं कराती उसको 10 की नहीं कराती, जो कराती है उसको कैसे। हिंदी वाली मैम ने हमारे पर एक बर्डन नहीं दिया था। धन्य हो भारत भूमि, ऐसे ऐसे नमूने लाल पाल रखे हैं। और साइंस की क्लास में देखा, साइंस की क्लास में हम ना डाउट सॉल्व करवाई और पीछे से बच्चे कर लेगा। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, अगर अच्छे से एजुकेशन दिया जाए ना, तो ये पूरा विश्व मानता है कि भारत के जो यहाँ की जो जनरेशन है उनका ब्रेन बहुत ही इनोवेटिव है। गांव गांव के है ना किसान इनोवेटिव है, अब मतलब इस चक्कर मत रहिएगा। दादाजी भी है ना, वो भी इनोवेशन बैठ के सोचते रहेंगे, सबका इनोवेटिव माइंड होता है, सब कुछ को दबा दिया जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं उनकी क्लास में शांत बैठते हैं। एक अच्छा मैम का पीरियड था, मैम थोड़ी 5 मिनट के लिए बाहर चली गई, इतने की क्लास ने शोर मचा दिया ना, पूरे स्कूल के टीचर्स परेशान, जा जा की क्लास हो रहा। हमारी क्लास भी ऐसी 15 मिनट के लिए मैम मीटिंग में चली गई, उधर से आके सारे टीचर्स हमारी क्लास को बैठ गए, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। किसको फांसी पे चढ़ाएंगे, कोई भगत सिंह भी तो नहीं दिखता। बेटे फीलिंग तो इसी, यही तो समस्या ये है ना। और आपको क्या लग रहा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पे तोप चलता है? कुछ सारा सिस्टम ऐसे ही है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आगे जाओगे, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हो बेटे तो नहीं हो पाएगा। तो हमारी मैथ्स टीचर न्यू आई है, ठीक है, और मैथ्स टीचर है ना न्यू आई, और सारे बच्चे बोलने लगे ना, पुरानी मैथ्स टीचर ने एक एक सब सारी चीजें कराई सब बच्चों को, एक दो दिन बच्चों ने क्लास में कोई नहीं लेता, चैप्टर 2 कराया सबको मैम ने, और चैप्टर 2 कराने के बाद क्या हुआ, फिर सारे बच्चों ने जब नहीं मैम है ना, सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम चैप्टर 2 तो मैम ने कराया, जो फिर मैम ने एक चैप्टर 2 के एक कॉन्सेप्ट पे भी क्लास बताओ मैम।
इसीलिए तो टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन कुछ पेड़े हैं। ओ ये तो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अच्छा लो कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलते जल्दी करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से सीधे नीचे गिर रहा है तो किस तरह एनर्जी कन्वर्ज हो रही है, देखते हैं। सपोज वी हैव अ बॉल ऑफ मास m, इसको बोर्ड पे कराना। यस सर, एक सेकंड लग जाएगा। यानी बच्चों अब बारी आई मोबाइल रिकॉर्डिंग की। कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ठीक है। ये एक हाइट है, ओके। यहां पर बॉल किसी ने हाथ में पकड़ रखा है रेस्ट में, उसने बॉल छोड़ा तो गिर रहा है, पॉइंट बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा तब भी वो हवा में ही था, गिर ही रहा था, ग्राउंड पे आ रहा था, डी में भी। और ई वो पॉइंट है जस्ट बिफोर, जैसे जब जमीन को हिट कर रहा था एकदम जस्ट उससे पहले, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये वो पॉइंट है ई वाला नीचे वाला। इसमें रिकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब बॉल रेस्ट में था, अपने हाथ में पकड़ रखा था, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका 20 जूल था, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी 0 जूल, क्योंकि रेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो रेस्ट में। तो इसका मतलब कि 20 प्लस टोटल एनर्जी बॉल कितना हो गया, दोनों को सम कर लेंगे, 20 जूल। बॉल जब पॉइंट ए से बी तक पहुंचा, बॉल जब पॉइंट ए से बी तक पहुंचा तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो घटेगा ना, क्योंकि उसमें से काम हुआ है, 15 जूल हो गया। और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जैसे ही एक रेस्ट पोजीशन से, एक हाइट से बॉल फ्री फॉल गिरती है, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे गिरेगी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, ग्राउंड पे आते ही वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर रहेगी तो रेस्ट में रहेगी, और जैसे जैसे नीचे गिरेगी बढ़ती चली जाएगी, और जमीन पे हिट होने के समय वो अपना पूरा एनर्जी खत्म कर देगी, मतलब पूरा का पूरा एनर्जी दिखाएगी 20 जूल। ये कॉन्सेप्ट है। और हर बार आप देखो किसी भी सिचुएशन में दोनों का जो सम होगा सेम ही होगा, 20 जूल। यही है कॉन्सेप्ट फ्री फॉल। कॉन्सेप्ट में एक चीज याद रखना है, फ्री फॉल, कोई भी चीज अगर फ्री फॉल गिरती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड की तरफ आते आते घटता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड की तरफ आते आते बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ठीक है, तो देखेंगे ये पिक्चर तो आपने देखी भी जो रिकॉर्ड किया था। We can see from the data given at point A when the ball is raised, ये वही सारी बात कही जा रही है जो मैंने कराया इसमें एक्सप्लेनेशन। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? The decrease in potential energy of the freely falling ball at any point in its path appears as an equal increase in its kinetic energy. देख सकते हैं बोर्ड पे पोटेंशियल एनर्जी फ्री फॉल बॉल का, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी तो जितना एनर्जी वो डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट, ठीक है। इसका माइनस होगा उतना ही सेम उसमें जाके प्लस हो जाएगा। सो द एनर्जी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड इज आल्सो कंजर्व्ड। तो ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब है ना, घुमा दीजिएगा, काइनेटिक माइनस में जाएगा और पोटेंशियल प्लस में होता चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में किस तरह से होता है? अ स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो पेंडुलम समझते हैं ना आप लोग? हाँ, जो पेंडुलम आपको पता है कि फ्रीली वो स्विंग करता रहता है, इधर उधर जाते रहता है, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। A very simple illustration of the transformation of potential energy into kinetic energy and of kinetic energy back into potential energy is given by a swing pendulum. पेंडुलम अगर यहां हो, स्थिर हो, तो पोटेंशियल में है,
जाएगा तो काइनेटिक, और फिर लौट का गया तो फिर पोटेंशियल, फिर जाएगा, समझ रहे ना? तो पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, इस तरह से चेंज होता रहता है। पिक्चर बना के दिखाऊं ये? ठीक है, तो सेंटर ऑफ द पेंडुलम बीच में रहेगा, अगर यहां से वहां जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, और फिर जब लौट के आएगा पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह होता जाएगा, बस यही है। बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मुझे आपको ये सूचित करना है कि चैप्टर खत्म हो गया।